जय हिंद फ्रेंड्स, मैं नयन प्रताप एक बार फिर से आप सभी को इस चैनल पर तहे दिल से स्वागत करता हूं। तो दोस्तों, आपको पता ही होगा कि हम इस चैनल पे क्या पढ़ रहे थे। तो हम अपने इस चैनल पर बिहार बोर्ड वर्ग 10 के बच्चों के लिए साइंस की क्लास लेके आए थे और उसी सेशन को लगातार 2 महीनों से हम कंटिन्यू पढ़ रहे हैं और 2 महीने होने ही वाले हैं। तब तक हमारा जो फिजिक्स है, फिजिक्स में लगभग 4 चैप्टर कंप्लीट होने वाला है और अब इसके बाद हम लोग लास्ट 4 और 5th और 6th चैप्टर जो है, जिसका नाम है विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव और एक है ऊर्जा के स्रोत, इन चैप्टर्स को बेहद ही शानदार तरीके से कंप्लीट करेंगे और उनको कंप्लीट करने के बाद हम फिर केमिस्ट्री को रिमूव करेंगे। तो मैं आपसे कहना चाहता हूं कि यदि आप किसी भी तरीके से इस चैनल पर पहुंच गए हैं तो आप इस वीडियो को देखिए और यकीन कीजिए कि आप इस चैनल को खुद ही सब्सक्राइब करेंगे, क्योंकि इस चैनल में जो भी बातें बताई जाएंगी वो आपके लिए बहुत ही ज्यादा इंफॉर्मेटिव होगी। यही कारण है कि आप इस चैनल को सब्सक्राइब करेंगे। तो थोड़ी देर शांति बनाए रखें और अपने इस चैनल पर जो भी वीडियो आई है इस वीडियो को देख लें। तो चलिए, जैसे कि मैं आपको बता दूं कि पिछले वीडियो में हम पढ़ रहे थे कि ऊष्मीय प्रभाव, विद्युत धारा का ऊष्मीय प्रभाव क्या होता है। तो हम पढ़े हुए थे कि जब किसी चालक तार में विद्युत धारा का प्रवाह होता है तो विद्युत धारा के प्रवाह किसके कारण होता है? आवेशों के प्रवाह के कारण होता है। और उन आवेशों के प्रवाह के कारण होगा क्या कि आवेश जो है वह आवेश यानी कि इलेक्ट्रॉन बहेगा। अब वो इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं? धनावेशों से बार बार टकराते हैं, क्योंकि हम जानते हैं कि जब किसी चालक तार में आवेश उत्पन्न होंगे तो आवेश केवल और केवल माइनस तो उत्पन्न होगा ही नहीं, केवल और केवल प्लस तो उत्पन्न होगा नहीं, दोनों उत्पन्न होगा। या तो पॉजिटिव या तो निगेटिव, दोनों साथ में उत्पन्न होंगे। ठीक है, तो पॉजिटिव और निगेटिव उत्पन्न होते हैं तो निगेटिव वाले को इलेक्ट्रॉन बोलते हैं और पॉजिटिव जो बना वो हुआ परमाणु, और परमाणु धनावेशित हो गया। तो होता क्या है कि जब इलेक्ट्रॉन प्रवाहित होती है तो आवेश प्रवाहित हुआ और आवेश प्रवाहित हुआ तो विद्युत धारा प्रवाहित हुई। ठीक है, तो होता क्या है कि आवेश जब बहा ना तो रास्ते में पड़ जाते हैं धनावेश। क्या पड़ जाते हैं? धनावेश। मतलब जो इलेक्ट्रॉन के निकलने के कारण ऋणावेश आया, ऋणावेश हुआ। अब होगा क्या, जैसे कि यदि हम आपको बता दें कि ये कोई चालक तार है तो इस चालक तार में मेरे भाई, किस चालक तार में ये अगर परमाणु है और ये अगर नाभिक है तो इधर कहीं इलेक्ट्रॉन होगा। ये अगर परमाणु है, ये अगर नाभिक है तो इधर कहीं इलेक्ट्रॉन होगा। वैसे ही ये अगर परमाणु है, ये नाभिक है, इधर कहीं इलेक्ट्रॉन होगा। और ये अगर परमाणु है, नाभिक है, तो इधर कहीं इलेक्ट्रॉन होगा। होगा क्या कि रूम के टेम्परेचर को प्राप्त करके ये इलेक्ट्रॉन अपनी कक्षा को छोड़ देते हैं और बाहर निकल आते हैं। ये इलेक्ट्रॉन यहाँ आ गया, वैसे ही ये इलेक्ट्रॉन यहाँ आ जाएगा, ये इलेक्ट्रॉन यहाँ आ गया, बाहर निकल गया, कक्षा को त्याग दिया। अब ये इलेक्ट्रॉन का प्रवाह होने लगता है। हम पढ़े कि ये इलेक्ट्रॉन इस दिशा में मूव करेगा, इस दिशा में मूव करेगा, ये भी ऐसे मूव करेगा। तो ये जो इलेक्ट्रॉन भाई मूव कर रहा है ना, तो ये जो धनावेश हुआ, क्योंकि जब इससे इलेक्ट्रॉन निकलेंगे ना तो इस पर प्लस चार्ज उत्पन्न होगा। क्या उत्पन्न होगा? प्लस। और इस पर भी क्या उत्पन्न होगा? प्लस। तो इसी को हम बोल रहे हैं धनावेश। इसी को हम क्या बोल रहे हैं? धनावेश। तो ये जो इलेक्ट्रॉन है ना, ये बिंदु वाले जब बाहर निकल गए तो ये निकलेंगे ना तो इस धनावेश से टकराएंगे, और टकराएंगे तो टकराने के कारण क्या होता है? टकराने के कारण कि इलेक्ट्रॉनों में जो गतिज ऊर्जा होती है, जो जाने के कारण वो गतिज ऊर्जा बदल जाती है। किसमें? वो गतिज ऊर्जा बदल जाती है हीटिंग एनर्जी में, यानी कि हम कह सकते हैं हीट एनर्जी में, यानी कि वह ऊष्मीय ऊर्जा में परिवर्तित हो जाती है। और जब वह ऊष्मीय ऊर्जा में परिवर्तित हो जाती है तो इसे ही हम कहते हैं विद्युत धारा का ऊष्मीय प्रभाव। और विद्युत धारा के ऊष्मीय प्रभाव पर ही एक नियम आता है जिसको हम जूल का ऊष्मीय नियम कहते हैं, जिसके बारे में जेम्स जूल नामक साइंटिस्ट के द्वारा बताया गया था। ठीक है, तो आज हम जूल के ऊष्मीय नियम के बारे में जानेंगे। जूल साहब 3 प्रकार के नियम दिए हैं, उसी नियम को हम यहाँ पर बहुत ही अच्छे तरीके से समझेंगे आज की क्लास में। और फिर हम बढ़ जाएंगे किधर? हम आज विद्युत शक्ति की ओर मूव करेंगे। ठीक है, तो चलिए, चैनल को यदि आप नहीं सब्सक्राइब किए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि बेहद आगे ही वीडियो जो होगी आगे बेहद ही शानदार होने वाली है। तो चलिए देखते हैं। देखो भाई, यहां पर बात क्या होगी, हम पढ़ रहे हैं क्या? हम आज पढ़ेंगे जूल का ऊष्मीय नियम। हम क्या पढ़ेंगे आज? जूल का ऊष्मीय नियम। जूल का ऊष्मीय नियम। जूल का ऊष्मीय नियम। हम आज इस नियम को पढ़ेंगे, जूल के ऊष्मीय नियम को पढ़ेंगे।
जूल का ऊष्मीय नियम क्या कहता है इसके बारे में हम अभी नहीं बताने वाले हैं आपको। हम लास्ट में उसका स्टेटमेंट लिखेंगे। देखिए यहाँ पर क्योंकि 3 स्टेटमेंट है, तीनों स्टेटमेंट को हम पहले डायग्राम से समझ ले, फिगर समझ ले, और हम उसके साथ साथ उसके डेरिवेशन को समझ ले, फॉर्मूले को, और उसके बाद हम क्या करेंगे भाई, उसके बाद इसके स्टेटमेंट को लिख देंगे। ठीक है, तो पहले देखते हैं क्या होता है। तो सबसे पहले जूल का जो ऊष्मीय नियम है यह किस सिद्धांत पर आधारित है, तो यह विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव पर, यह विद्युत धारा के ऊष्मीय प्रभाव पर आधारित है। यह विद्युत धारा के ऊष्मीय प्रभाव पर क्या है मेरे भाई, आधारित है। इस नियम का प्रतिपादन जेम्स जूल के द्वारा किया गया। जेम्स जूल के द्वारा किया गया। क्लियर है मेरे भाई? यहां तक में आपको किसी भी प्रकार का कोई भी कंफ्यूजन वगैरह नहीं होना चाहिए, यहां तक हम उम्मीद करते हैं आपसे। अब देखिए, यदि हम विद्युत धारा के ऊष्मीय प्रभाव से यदि हम जूल के ऊष्मीय नियम की बात करें, तो जूल के ऊष्मीय नियम को समझने के से पहले यहां पर अब हमें जानना होगा कि विद्युत धारा का जो ऊष्मीय प्रभाव है, उसके ऊष्मीय प्रभाव से जो भी एनर्जी बन रही है, उस एनर्जी का परिमाण कैसे ज्ञात करेंगे, क्योंकि उसी परिमाण से हमारा फॉर्मूला डेराइव होगा। ठीक है, तो सबसे पहले हम एक यहाँ पर फिगर बनाते हैं, और फिर उस फिगर को बनाने से पहले यहाँ पर हम एक स्टेटमेंट लिख देते हैं, जो कि स्टेटमेंट बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जो कि ऊष्मीय प्रभाव पर आधारित है। कहता है कि किसी चालक में प्रवाहित जो विद्युत धारा होती है, क्या कहता है, किसी चालक में प्रवाहित जो विद्युत धारा होती है, किसी चालक में प्रवाहित विद्युत धारा द्वारा उत्सर्जित ऊष्मीय ऊर्जा का परिमाण या मान या परिमाण उसके द्वारा चालक तार में प्रतिरोध के विरुद्ध, किसके विरुद्ध, प्रतिरोध के विरुद्ध किए गए कार्य, प्रतिरोध के विरुद्ध किए गए कार्य के बराबर होती है। ये यहाँ पर ये जो कॉन्सेप्ट है, ये कॉन्सेप्ट आपको जूल के ऊष्मीय नियम को डेराइव करेगी। ये जो आपको स्टेटमेंट है यह जूल के ऊष्मीय नियम को बताएगी। हम अभी जो आपको स्टेटमेंट लिखे हैं, यह स्टेटमेंट आया कहां से है, तो यह स्टेटमेंट आया भाई ऊष्मीय प्रभाव से आया, क्योंकि हम अभी बताए कि जब इलेक्ट्रॉन बहेगा तो रास्ते में रुकावट आएगी। अब रुकावट आई तो उस रुकावट के बावजूद भी इलेक्ट्रॉन बहेंगे। अब उस रुकावट के बावजूद भी जब इलेक्ट्रॉन बहेंगे तो क्या होगा, इलेक्ट्रॉन बह रहे हैं तो जो हम कार्य कर रहे हैं तो हमारी एनर्जी लॉस हो रही है। तो यहाँ पर ये जो ऊर्जा है ना, या ये जो कार्य किए हैं ना, इसी कार्य को हम क्या कहेंगे, यह कार्य हमारी ऊष्मा के बराबर होगी, यह कार्य हमारी ऊष्मीय ऊर्जा के बराबर होगी। तो देखो क्या बोल रहा है कि कोई सा भी चालक तार ले लीजिए, किसी चालक तार में जो भी प्रवाहित विद्युत धारा है, उस विद्युत धारा द्वारा जो उत्सर्जित ऊष्मीय ऊर्जा होगी, मतलब विद्युत धारा के बहने से जो ऊष्मीय ऊर्जा निकली, वह ऊष्मीय ऊर्जा किसके बराबर होगी, तो वह ऊष्मीय ऊर्जा का जो परिमाण है उसके द्वारा, मतलब यहाँ पर बोल रहा है कि विद्युत धारा द्वारा उत्सर्जित जो ऊष्मीय ऊर्जा का परिमाण है ना, वह विद्युत धारा के द्वारा
चालक तार में जो भी प्रतिरोध हो रहे हैं, प्रतिरोध बन रहे हैं, जो धनावेश बन रहा था, उन प्रतिरोध के विरुद्ध किए गए कार्य के बराबर होती है। यानी कि जो भी ऊष्मीय ऊर्जा निकलेगी वह कार्य के बराबर होगी। यानी कि W बराबर ऊष्मीय ऊर्जा, W बराबर ऊष्मीय ऊर्जा। यानी कि जो भी धारा बहेगी वह धारा पहले प्रतिरोध के विरुद्ध बहेगी, और प्रतिरोध के विरुद्ध बहेगी तो वहां पर क्या होगा, कोई ना कोई कार्य करना पड़ेगा, और वो कार्य हमारी किसको बताएगी, वो कार्य हमारी विद्युत धारा के ऊष्मीय ऊर्जा के मान को बताएगी। यहां पर हम आपको एक फिगर बना के दिखा रहे हैं। जैसे आप ले लीजिए, यहां पर एक बैटरी है, यहां पर ये प्लग और कुंजी है, और हम यहां पर एक प्रतिरोध लगा दे रहे हैं। प्रतिरोध लगा दिए, ठीक है। यहां से धारा का प्रवाह हो रहा है, ये हमारी धारा जा रही है आई, और इधर से भी धारा हमारी आ रही है आई। क्लियर है, ये ध्यान रखेंगे। धारा जा रही है आई और निकल के वापस आ रही है इधर आई। यहां पर जो है ये एक प्रतिरोध है, ये क्या है आपके पास, प्रतिरोध है, और प्रतिरोध को हम किससे सूचित करते हैं, आर से, ठीक है। अच्छा, और यहां पर इस सिरे पर और इस सिरे पर हम क्या कर रहे हैं, इस सिरे और इस सिरे पर हम लगा रहे हैं वोल्ट मीटर। क्या लगा रहे हैं, वोल्ट मीटर। क्लियर है, ये यहां पर प्लस है और ये यहां पर क्या है, माइनस। क्लियर है। अब सुनिए मेरे भाई, और ये जो बैटरी की विभवांतर है, यह बैटरी का विभवांतर क्या है, भी है, भी है विभवांतर, ठीक है, रहने दीजिए। और यहां पर हम हो सके तो आप यहां पर ए मीटर भी लगा सकते हैं, यहां पर ए मीटर आप आसानी से लगा सकते हैं। इधर होगा प्लस और इधर होगा माइनस। क्लियर है। अब यहां से होगा क्या कि यहां से जैसे ही धारा का प्रवाह होगा, तो अभी ही हम कॉन्सेप्ट पढ़े हैं कि देखो भाई, धारा जो बहेगी आपकी वो ऐसे जा रही है, ऐसे आ रही, तो इलेक्ट्रॉनों का प्रवाह क्या कैसे होगा, इलेक्ट्रॉन जो बहेंगे वह इलेक्ट्रॉन इस दिशा में मूव करेंगे, क्योंकि हम जानते हैं कि जो इलेक्ट्रॉनों के प्रवाह की दिशा होती है वो धारा के प्रवाह की दिशा के विपरीत होती है। तो इलेक्ट्रॉन हमारे ऐसे मूव करेंगे, और जब इलेक्ट्रॉन ऐसे मूव करेंगे तो याद रहे आपको कि इलेक्ट्रॉन जो है रास्ते में क्या होंगे, धनावेश, उन धनावेशों से रुकावट होगी, धनावेशों के कारण क्या होगी, रुकावट होगी। तो यहाँ पर हम मान सकते हैं, यहाँ पर बिंदु मान लो P और Q, तो हम क्या कहेंगे, हम इसको साबित करते हैं इस नियम को, तो हम कहेंगे कि माना कि PQ जो है, PQ वो क्या है आपके पास, PQ माना कि चालक PQ, यहां पर मान लेते हैं कि माना कि चालक PQ से प्रवाहित धारा आई t समय में Q कूलाम आवेश, कितना, Q कूलाम आवेश, Q यहां पर लिख लेंगे कूलाम, Q कूलाम आवेश का प्रवाह कर रही है। आवेश का क्या करती है भाई, आवेश का प्रवाह करती है। अब जब आवेश का प्रवाह करती है तो यहां पर क्या होगा, कोई ना कोई कार्य होगा, लेकिन उससे पहले यहां पर कुछ और पॉइंट लिख लें, तथा इसमें इस परिपथ में वोल्ट मीटर तथा ए मीटर लगाया गया है। क्या क्या लगाया गया है, ए मीटर तथा वोल्ट मीटर लगाया गया है। यहां तक में क्लियर है, किसी को इसमें कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। तो यहां से अब आप आगे बढ़ जाएं तो आगे आपके पास ये फॉर्मूला आएगा भाई, यहां से फॉर्मूला क्या आएगा, तो हम कह सकते हैं, तो आवेशों के, तो हम कह सकते हैं, तो t समय में प्रवाहित
आवेश, ठीक है, प्रवाहित आवेश का परिमाण बराबर क्या होगा, परिमाण Q बराबर क्या होगा, I इंटू टी होगा, I इंटू क्या होगा, टी होगा। हम यहां पर देख लिए कि जो प्रवाहित धारा होगी उस धारा के लिए Q बराबर क्या है, आई टी। और हम एक बात अच्छी तरीके से जानते हैं, क्या जानते हैं मेरे भाई, कि यदि किसी चालक तार में आवेश जो है, आवेश एक जगह से दूसरी जगह प्रवाहित हो रहे हैं तो विभवांतर उत्पन्न होता है। और विभवांतर यदि भी उत्पन्न हुआ है तो विभवांतर के अधीन हम क्या करेंगे, कोई ना कोई कार्य करेंगे। तो वो जो कार्य होता है हम कह सकते हैं, यहां पर क्या कहेंगे कि चालक तार में Q आवेश के प्रवाह में किया गया कार्य, तो किया गया कार्य क्या होगा भाई, किया गया कार्य W बराबर क्या होगा, W बराबर V इंटू Q होगा। कहां से आया भाई, तो देखो हम पढ़े हुए हैं कि V माने विभवांतर या विभव, V बराबर क्या होता है, W अपॉन Q होता है ना जी, ये V बराबर W अपॉन Q होता है। तो यदि हम इसको देखें कि यदि हम यहाँ पर W को छोड़ दें तो W बराबर क्या हो गया, V इंटू Q। क्लियर है। तो यहां से हम क्या किए, यहां से हम W बराबर Q भी कर दिए, मतलब किया गया कार्य जो है वो हम किसके बराबर कर दिए, W बराबर कर दिए किसके, V इंटू Q के। W बराबर किसके कर दिए, V इंटू Q के। ये करना बेहद ही जरूरी था। अब देखो कि V इंटू Q चाहे Q इंटू V। अब हम यहां से क्या कर सकते हैं कि इसको मान लेते हैं समीकरण 1 और इसको मान लेते हैं समीकरण 2। हम कहेंगे W का मान, या फिर हम कह सकते हैं, ठीक है, हाँ ठीक है, यहां से हम क्या कह सकते हैं, Q का मान समीकरण 2 में रखने पर, किसका मान, Q का मान समीकरण 2 में रखने पर, Q का मान समीकरण 2 में रखने पर, जैसे ही Q का मान 2 में रखेंगे तो यहां से हमारे पास कार्य क्या हो जाएगी, W बराबर V इंटू I इंटू टी हो जाएगा। कैसे आया भाई, तो यहाँ पर Q बराबर क्या है, I इंटू टी है, तो यहां से ले लिए हैं, तो W बराबर क्या हो गया, VI टी। तो यहाँ पर डायरेक्ट लिख देते हैं VI टी, किसी को दिक्कत नहीं होना चाहिए। यहाँ पर W बराबर क्या हो गया, VI टी। ये इंपॉर्टेंट फॉर्मूले हैं, इस पर सवाल बनेगा भाई। W जो है मतलब हमारा कार्य जो है वह धारा और समय के क्या है, समानुपाती है, समानुपाती नहीं कह सकते हैं, बराबर है। लेकिन हम एक बात जानते हैं कि ओम का, हम जानते हैं हम लोग कि ओम के नियम से P बराबर क्या होता है, ओम के नियम से क्या होता है, V बराबर होता है IR। V बराबर क्या होता है, I इंटू R होता है। तो यदि हम उस V के बदले में I रख दें, V के बदले में IR रख दें, तो V के बदले में IR रखने पर क्या होगा, यहां पर लिखेंगे कि चूंकि ओम के नियम से V बराबर IR, इसलिए चूंकि लगाने की कोई जरूरत नहीं है। और यहां से हम क्या कह सकते हैं, V बराबर होते हैं IR के, इसलिए यहां पर W बराबर हम क्या करेंगे V, और यहां पर V की जगह पर क्या कर दिए IR, I इंटू R, और इंटू I वैसे ही है और वैसे ही है। और यहां से आपके पास क्या फॉर्मूला मिल गया, W बराबर I में I से गुना होगा I स्क्वायर, R का R होगा और T का T होगा। तो आपके पास फॉर्मूला क्या बन गया, W बराबर I स्क्वायर RT। और याद रखेंगे कि ये W जो होता है, यह W क्या है, एक प्रकार का कार्य है। और हम ये बात अच्छी तरीके से जानते हैं कि कार्य और ऊर्जा दोनों की यूनिट क्या होती है, सेम होती है। तो जब कार्य और ऊर्जा दोनों की यूनिट सेम होती है तो यहां से हमारे पास क्या बन जाएगा, तो यहां से हमारे पास यह फॉर्मूला बनेगा। यहां से हमारे पास क्या फॉर्मूला बना, वो फॉर्मूला ये बना कि इसके लिए जो कार्य किया गया, उस कार्य के लिए हम जिसका प्रयोग करेंगे उसका नाम है U। क्या नाम है, U।
यानी कि U जो है उस चालक तार में या जो भी आसपास के उपकरण होंगे उन उपकरणों में संचित ऊर्जा होगी। तो संचित जो ऊर्जा होगी U बराबर हो जाएगा I² RT। तो हम यहाँ से क्या लिखेंगे, हम ये लिख सकते हैं कि यहाँ जो संचित ऊर्जा होगी T समय में R प्रतिरोध को पार करने पर जो विद्युत धारा जो है T समय में R को पार करने में परिपथ में संचित ऊष्मीय ऊर्जा कार्य के बराबर होगी। कार्य के किसके होगी, बराबर होगी। इसलिए क्या होगा, बराबर होगी। इसलिए हम क्या कहेंगे, U बराबर I² या फिर लिख लो U बराबर W बराबर I² R/T। और यहां से हम क्या कहेंगे कि U बराबर I² R/T। यहां पर आपको नहीं दिख रहा होगा तो आप इसको जो है, आप इसको, हम यहाँ लाइट पे आ जा रहे हैं, लाइट के पास, अब आपको दिखाई दे रहा होगा। एक मिनट रुक जाइए। चलिए अब आपको ये दिखाई दे रहा होगा। आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं इसका, ले लिए स्क्रीनशॉट। चलिए देखिए अब देखिए आगे बढ़ जाएं तो अब हमारे पास क्या हो रहा है कि अब हमारे पास यहां से जूल साहब ने जो 3 नियम दिया उन नियम को समझते हैं, उस नियम को समझते हैं। क्या नियम है, क्या बताए तो समझ। हमारे फॉर्मूला मिल गया भाई, U बराबर I² RT। अब U बराबर I² RT से ना, U बराबर I² RT, U बराबर I² R/T से यहां पर से तीन कथन प्राप्त होते हैं। 3 कथन क्या होते हैं, प्राप्त होते हैं। और वो 3 कथन कौन कौन से हैं भाई, एक बार देखिए। जब पहला नंबर लिख रहे हैं, पहला नंबर कथन, जब R और T क्या हो, नियत हो। जब R और T क्या हो, नियत हो, तो यहां से क्या होगा, तो V जो हो, U जो होगा, U वह समानुपाती होगा किसके, I² के। पहला नियम यहां से, ठीक है, ये पहला नियम मिला। दूसरा नियम क्या मिलेगा भाई, जब R और T की है ना कांस्टेंट, अब यहां से क्या करेंगे, T और I, जब I और T नियत हो, जब I और T नियत हो, तो यहां से क्या होगा, तो U जो होगा वह समानुपाती होगा किसके, R के। यहां पर स्टेटमेंट लिखेंगे, घबराइए मत। अच्छा, और तीसरा यहां पर क्या मिलेगा, तीसरा नियम मिलेगा, जब आप I और T को कर लिए, I और T कर लिए, अब करेंगे I और अब करेंगे हम R और T के लिए। R और T भी हो गया, I और T भी हो गया। अब करेंगे I और R के, किसके, जब I और R क्या हो, नियत हो, तो जब I और R नियत हो, जो संचित ऊर्जा होगी वह समानुपाती होगी किसके, T के, यानी कि समय के। तो यही आपके पास जो 3 नियम बने, इन 3 नियमों के बारे में बताया किसने, तो जूल साहब ने बताया। इसलिए इसको जूल का ऊष्मीय नियम कहते हैं। क्या कहते हैं जूल साहब, ये कहते हैं कि यदि किसी चालक तार में उत्पन्न प्रतिरोध R तथा T का मान नियत हो, तो उस परिपथ में संचित जो ऊष्मीय ऊर्जा होगी वह ऊष्मीय ऊर्जा विद्युत धारा के वर्ग के समानुपाती होगी। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब यह है कि मान लो कि एक निश्चित समय में, नियत समय में, क्या है, नियत समय में और एक निश्चित प्रतिरोध में हमें क्या करना है, एक निश्चित समय और नियत प्रतिरोध में, जैसे मान लो कि 2 सेकंड का हम समय ले रहे हैं, तो 2 सेकंड क्या है, एक निश्चित समय है, और प्रतिरोध मान लो कि 2 ओम ले रहे हैं, तो ये फिक्स है, कांस्टेंट है, इसमें परिवर्तन नहीं है।
तो यहाँ पर जब टी और आर के मान को नियत कर दे 2 सेकेंड और 2 ओम ले लें, तो उस समय जो चालक तार होगी उसमें जो संचित ऊष्मीय ऊर्जा होगी ना, वह ऊष्मीय ऊर्जा उस चालक तार के समानुपाती यहाँ देखेंगे। दूसरे में क्या है कि यदि हम धारा के मान को फिक्स कर दें, मतलब यदि धारा हम 2 एम्पियर कर दें, 3 एम्पियर कर दें, फिक्स कर दें, यदि धारा के मान को फिक्स कर दें और समय भी हम फिक्स कर दें, मतलब धारा 2 एम्पियर की धारा 2 सेकंड तक प्रवाहित की जाए, मान लो कि 2 एम्पियर की धारा 2 सेकंड तक प्रवाहित की जाए, तो उस समय उस चालक तार में जो संचित ऊष्मीय ऊर्जा होगी वह उस चालक तार में उपस्थित प्रतिरोध के समानुपाती होगी। मतलब प्रतिरोध का जितना ज्यादा ऊष्मीय ऊर्जा उतना ही ज्यादा संचित होगी, प्रतिरोध का मान जितना कम होगा ऊष्मीय ऊर्जा उतना ही कम संचित होगी। क्लियर है? तीसरा नियम क्या कहता है? तीसरा नियम यह कहता है कि यदि किसी चालक तार में प्रवाहित धारा का मान तथा प्रतिरोध का मान नियत कर दिया जाए, प्रवाहित धारा का मान मतलब 2 एम्पियर और प्रतिरोध को भी नियत कर दिया जाए, प्रतिरोध को नियत मान लो कि 2 ही ओम कर दिया जाए, प्रतिरोध को भी क्या कर दिया जाए, 2 ओम कर दिया जाए, तो उस समय उस चालक तार में जो भी ऊष्मीय ऊर्जा उत्पन्न होगी वह ऊष्मीय ऊर्जा समय के समानुपाती होगी। मतलब जितने समय तक हमारी धारा का प्रवाह होगा उतने ही समय तक हमारा ऊष्मीय ऊर्जा निकलेगी, और जितने समय तक मतलब 2 सेकंड तक अगर हम धारा प्रवाहित करेंगे तो 2 जूल ऊष्मीय ऊर्जा निकलेगी, 3 सेकंड तक प्रवाहित करेंगे तो 3 जूल ऊष्मीय ऊर्जा निकलेगी, और यदि यदि हम मान लो कि 2 माइक्रो सेकंड तक हम धारा का प्रवाह करेंगे तो हमारी ऊष्मीय ऊर्जा भी 2 माइक्रो जूल की प्राप्त होगी। क्लियर है? तो इसी चीज को हम अब स्टेटमेंट में, और या स्टेटमेंट कहता है कि किसी निश्चित समय t तथा निश्चित प्रतिरोध वाले चालक में, किसी निश्चित समय t, यहां पर लिख रहे हैं, थोड़ा सा देख लेंगे, किसी निश्चित समय t तथा निश्चित प्रतिरोध R, निश्चित प्रतिरोध R वाले चालक तार में, R वाले चालक तार में प्रवाहित ऊष्मीय ऊर्जा का परिमाण, या प्रवाहित हम कह सकते हैं कि हाँ ठीक है, तार में प्रवाहित की जगह हम कह सकते हैं उत्पन्न ऊष्मीय ऊर्जा का परिमाण, विद्युत धारा के वर्ग के समानुपाती होती है। क्या होती है? विद्युत धारा के वर्ग के समानुपाती होती है। क्लियर है? ये यहां पर नियम बना। ये जो हम यहां पर लिखे हैं, यहां पर लिखेंगे तो फिर जगह कम बचेगा, ठीक है, हम उधर कवर कर लेंगे। तो हम क्या कह सकते हैं कि यहां पर हम कह सकते हैं किसी निश्चित समय t, या फिर किसी निश्चित समय t तथा निश्चित धारा I, जैसे निश्चित समय t तथा निश्चित धारा I के द्वारा चालक तार में उत्पन्न ऊष्मीय ऊर्जा, थोड़ा सा क्वालिटी आप लोग बढ़ा लेंगे, ऊष्मीय ऊर्जा किसके समानुपाती होती है? प्रतिरोध के समानुपाती होती है। प्रतिरोध के क्या होती है? समानुपाती होती है। और यहां पर ये लास्ट नियम है, किसी चालक तार में प्रवाहित
प्रवाहित निश्चित धारा आई है तथा उसमें लगाए गए प्रतिरोध का मान नियत हो तो उस चालक तार में उत्पन्न उष्मीय ऊर्जा समय के समानुपाती होती है। उष्मीय ऊर्जा का मान किसके समानुपाती होता है? समय के समानुपाती होता है। जल्दी से आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें जल्दी से स्क्रीनशॉट, क्योंकि हम इसे अब मिटाएंगे। ले लिए स्क्रीनशॉट? चलिए, तो देखिए, अब जो हमारा टॉपिक है उस टॉपिक का क्या नाम है? तो उस टॉपिक का नाम है विद्युत शक्ति। विद्युत शक्ति को हम क्या कहते हैं? विद्युत शक्ति को इंग्लिश में कहते हैं इलेक्ट्रिक पावर। क्या कहते हैं? इलेक्ट्रिक पावर। इलेक्ट्रिक पावर की परिभाषा क्या होती है? तो इसकी परिभाषा जो होती है वह नॉर्मल है। क्या है नॉर्मल? इसकी परिभाषा में यह कहा जाता है किसी भी विद्युतीय परिपथ में विद्युत ऊर्जा के व्यय के दर को विद्युत शक्ति कहते हैं। किसी भी विद्युतीय परिपथ में विद्युत ऊर्जा के व्यय के दर को विद्युत शक्ति कहते हैं। इसको जानना बेहद ही जरूरी है। तो यहां पर हमारा परिभाषा क्या बन गया है कि किसी विद्युतीय परिपथ में प्रवाहित विद्युतीय ऊर्जा के दर को क्या कहते हैं? विद्युत शक्ति कहते हैं। अब आपको ये समझ में नहीं आया होगा कि आखिर ये कह क्या रहा है। तो देखिए, हम आपको नॉर्मली समझाते हैं। देखिए, किसी भी विद्युतीय परिपथ में अब विद्युत कैसा होता है? आपको मालूम है कि विद्युतीय परिपथ जो होता है उसमें बैटरी होती है, बल्ब होता है, उसमें अनेकों उपकरण हो सकते हैं एक साथ। विद्युतीय परिपथ उसको ही तो कहते हैं कि जिस पथ से होकर विद्युत धारा का प्रवाह हो उसे विद्युतीय परिपथ कहते हैं। अब विद्युत धारा का प्रवाह हो रहा है तो कुछ ना कुछ उपकरण उसमें जरूर ही लगे होंगे। अब जो भी उपकरण लगा है, मान लो कि आपके पास एक बल्ब लगा है। अब उस बल्ब की शक्ति होती है 100 वाट। 100 वाट होती है। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब यह है कि उस बल्ब के द्वारा 1 सेकंड में जो खपत की जाने वाली ऊर्जा है, विद्युतीय ऊर्जा, उसका मान क्या है? उसका मान है 100 जूल। क्लियर है? तो यहां से हम इस चीज को एग्जांपल से समझाएंगे आपको। अभी घबराइए मत। यहां पर क्या लिखा है? दर। याद रखेंगे कि जब भी दर की बात करता है ना फिजिक्स में, तो हम वहां पर टी लगाते हैं। जैसे त्वरण की बात करें तो हम क्या कहते हैं? वेग में परिवर्तन के दर को त्वरण कहते हैं। और वहां पर वेग में परिवर्तन को क्या लिखते हैं? डेल्टा भी, और नीचे में टी। ठीक है। फिर विस्थापन किसे हैं? तो विस्थापन में परिवर्तन के दर को वेग कहते हैं। विस्थापन को v लिखते हैं और परिवर्तन के लिए डेल्टा, नीचे में दर के लिए टी लिखते हैं। वैसे ही चाल के लिए क्या बोलते हैं? हम चाल के लिए बोलते हैं कि तय की गई दूरी बट्टे समय को, ठीक है, या फिर एकांक समय में तय किए गई दूरी को चाल कहते हैं। तो याद रखेंगे कि दर के लिए हम समय का प्रयोग करते हैं। तो यहां पर आपके लिए विद्युतीय परिपथ के लिए विद्युत शक्ति की परिभाषा क्या बनी? तो परिभाषा के आधार पर यदि हम फॉर्मूले को देखें तो विद्युत शक्ति बराबर क्या हो गया? विद्युत शक्ति बराबर हो गया भाई व्यय की गई ऊर्जा
व्यय की गई विद्युतीय ऊर्जा, व्यय की गई विद्युतीय ऊर्जा। अरे भाई, जिस परिपथ से होकर धारा बहेगी उसमें विद्युतीय ऊर्जा है। अब वो विद्युतीय ऊर्जा बल्ब में गया तो बल्ब में प्रकाश ऊर्जा बन गया, हीटर में गया तो उसमें ऊर्जा बन गया। ठीक है, तो वही चीज है यहाँ पर, व्यय की गई विद्युतीय ऊर्जा। अब वो विद्युतीय ऊर्जा किसमें चेंज हो रही है वो उस पर डिपेंड कर रहा है। और नीचे में क्या होगा, समय। नीचे में क्या होगा, समय। तो यहाँ पर अब ध्यान रहे कि विद्युत शक्ति जो होती है, विद्युत शक्ति को हम डिनोट करते हैं किससे, तो विद्युत शक्ति को डिनोट करते हैं हम P से। किसे डिनोट करते हैं, P से। तो यहां पर आप लिख सकते हैं कि इसे P से सूचित किया जाता है। किससे, इसे P से सूचित किया जाता है। तथा 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 इसका SI मात्रक, इसका SI मात्रक क्या होता है, वाट होता है। इसका SI मात्रक होता है वाट होता है। और याद रखेंगे कि इसे W से, अब वाट को भी हम किससे सूचित करेंगे, तो वाट को भी हम W से सूचित करेंगे। ठीक है, और इसे वाट से सूचित किया जाता है तो इसे W से सूचित किया जाता है, सूचित किया जाता है। तो इस आधार पर यहां पर देखें आप, यहां पर देखें आप, तो यहां पर P बराबर क्या हो गया, शक्ति के लिए P लिखें, क्योंकि शक्ति को किससे सूचित कर रहे हैं यहां पे, P से। तो P बराबर व्यय की गई जो ऊर्जा होगी, ऊर्जा और कार्य के मात्रक जूल ही होते हैं, इसलिए हम ऊर्जा को यहां पर कार्य के रूप में दिखाएंगे। और समय के लिए हम T का प्रयोग करते हैं, और ये आपके पास फॉर्मूला W बाई T। सिंपल फॉर्मूला है, ये ध्यान में रहेगा, रखना पड़ेगा आपको। ठीक है, अब ध्यान देना भाई कि ये जो P है, इस P का मात्रक क्या है, इसका मात्रक है वाट। इसका मात्रक क्या है, वाट। क्या है, वाट है। तो देखो भाई, वाट। और इस कार्य का मात्रक क्या है, कार्य का मात्रक क्या है, तो कार्य का मात्रक है जूल। और समय का मात्रक क्या है, सेकंड। क्या है, सेकंड। तो यहां से यदि हम 1 वाट की परिभाषा देखें तो यहां पर हम क्या कह सकते हैं कि यदि किसी विद्युतीय परिपथ में 1 सेकंड में, एक सेकंड समय में व्यय की गई विद्युतीय ऊर्जा का मान 1 जूल हो, तो उस विद्युतीय परिपथ की जो शक्ति होगी वो क्या होगी, 1 वाट होगी। क्या होगी, 1 वाट होगी। तो 1 वाट की परिभाषा अगर पूछे कोई, तो 1 वाट की परिभाषा आप आराम से दे सकते हैं। क्या दे सकते हैं कि किसी विद्युतीय परिपथ में, किसी विद्युतीय परिपथ में यहां पर यदि लिख देते हैं, यदि किसी विद्युतीय परिपथ में 1 सेकंड में व्यय की गई विद्युतीय ऊर्जा का मान, यहां पर आप और चीज भी जोड़ सकते हैं। यदि किसी विद्युतीय परिपथ में लगाए गए उपकरण के द्वारा यहां पर आप जोड़ सकते हैं, 1 सेकंड में व्यय की गई विद्युतीय ऊर्जा का मान 1 जूल हो। क्या हो, 1 जूल हो, तो उसे ही उस उपकरण की विद्युत शक्ति कहते हैं। क्या कहते हैं, विद्युत शक्ति कहते हैं। तो विद्युत शक्ति के जब याद रहे विद्युत शक्ति कहते हैं। और जो हम बात कर एक बार क्या शक्ति कहते हैं, तथा इसे ही 1 वाट कहा जाता है। तो नॉर्मली आप ये भी कह सकते हैं, या फिर देखिए हम लिख देते हैं, या
किसी विद्युतीय परिपथ में 1 सेकंड में व्यय की गई ऊर्जा का मान 1 जूल हो तो उस परिपथ की शक्ति 1 वाट कहलाती है। आप नॉर्मली क्या लिख सकते हैं, किसी विद्युतीय परिपथ में क्या लिख सकते हैं, किसी विद्युतीय परिपथ में, किसी विद्युतीय परिपथ में, किसी विद्युतीय परिपथ में 1 सेकंड में व्यय की गई विद्युतीय ऊर्जा का मान, विद्युतीय ऊर्जा का मान 1 जूल हो, 1 जूल हो तो उसे ही 1 वाट कहा जाता है। तो आपको जो परिभाषा इजी लगे वो आप लिख सकते हैं। परीक्षार्थी यथासंभव अपने शब्दों में उत्तर दें तो आपके शब्द ऐसे हो सकते हैं, इसमें किसी भी प्रकार का कोई डाउट नहीं होना चाहिए आपको। अब देखिए यहां से हम कुछ फॉर्मूले डिराइव करेंगे। कौन कौन से फॉर्मूले हैं देखिए, आप जानते हैं, आप यहां से जानते हैं, चलिए यहां से हम आपको दिखाते हैं। आप जानते हैं कि P बराबर क्या होता है, W/T होता है, समझ गए। लेकिन हम कह रहे हैं कि P बराबर I² RT होता है और बट्टे में T होता है। आप अभी जानते हैं कि W बराबर क्या होता है, I² RT होता है, इसलिए हम इस W के बदले में I² RT लिख दिए, T से T कट गया तो P बराबर क्या हो गया, I² R। दिस इज वन एंड इंपॉर्टेंट फॉर्मूला। सेकेंड नंबर, फर्स्ट नंबर फॉर्मूला ये था, ये फर्स्ट नंबर था, ये आपको सेकेंड नंबर हो गया। थर्ड नंबर यहां से बना रहे हैं, देखो थर्ड नंबर आप क्या देखे, आप देखे P बराबर I² R। देखे हम जानते हैं कि V बराबर क्या होता है, IR होता है तो यहां से हम क्या कर रहे हैं, P बराबर I और R लिख दिए और इनटू में क्या लिख दिए, I लिख दिए, 2 I हो गया। तो यहां से P बराबर IR के बदले में क्या लिख देंगे, IR के बदले में हम क्या लिखेंगे, V लिखेंगे, V इंटू I। ये भी एक फॉर्मूला हो गया, ये भी एक क्या हो गया, फॉर्मूला हो गया ये भी एक क्या हो गया भाई, फॉर्मूला हो गया। तो ये भी इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, ये एक इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, ये एक इंपॉर्टेंट, ये एक इंपॉर्टेंट। ठीक है, आगे बढ़ते जाओ। हम जानते हैं कि V बराबर IR होता है तो I बराबर क्या होता है, V R भी होता है। यदि हम ये छोड़ दें और R को इधर तो भाग में हो, आपके पास फॉर्मूला बन V इंटू I के बदले V बट्टे R लिख देंगे। तो यहां से P बराबर क्या फॉर्मूला बन गया, स्क्वायर और दिस इज वन इंपॉर्टेंट फॉर्मूला विच इज VR और P, जो कि VR पर। अब यहां पर एक और फॉर्मूला आराम से बन सकता है वो क्या बन सकता है, तो ये इतने सारे फॉर्मूले जो हैं ये आपके दिमाग में फिट होने चाहिए। कौन कौन हो गया भाई, ये हम ब्लू वाले से भी इसको टिक कर दे रहे हैं, ये हो गया, ये हो गया और ये हो गया पास 4। ठीक है, और इन फॉर्मूलों से सवाल पूछे जाते हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट पूछे जाते हैं। हम नेक्स्ट क्लास में इनसे जो भी सवाल बनने वाले हैं उन सवालों को समझेंगे और लास्ट जो रहेगी 94 और वीडियो हमारी पूरी होगी इस चैप्टर को प्रेस करें। तो इसी के साथ आप स्क्रीनशॉट लेने से ले लिए स्क्रीनशॉट। तो चलिए, तो आपको वीडियो कैसा लगा आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं। यदि आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन में ऑल जो होता है उस ऑल को प्रेस करें ताकि सारे नोटिफिकेशन आपके पास पहुंचते रहे, क्योंकि इस चैनल पर सभी जो भी चीजें अपलोड की गई हैं अगल जो है आप इस वीडियो को लाइक सकते हैं। और आपको मेरा मेहनत बहुत ही अच्छा लगा हो तो आप कमेंट करके मनोबल बढ़ा सकते हैं ताकि हम नेक्स्ट वीडियो में पूरी एनर्जी के साथ पढ़ा पाए और हम आपके इस बुक को खत्म करने के बाद केमिस्ट्री की ओर मूव कर पाए। तो चलिए इसी के साथ सेशन को समाप्त करते हैं, तब तक के लिए बाय बाय।